10 अप्रैल 2012 इस दिन आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज अपने सफर पर इंग्लैंड के साउथ अटेम्प्ट से न्यूयॉर्क की ओर निकल पड़ता है। इस जहाज में बड़े से बड़े बिजनेसमैन, एक्टर और माइग्रेट्स अपने जीवन की बेहतरी के लिए शामिल होते हैं। टाइटैनिक को चलाने के लिए 22 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जोन्स स्मिथ और उनके 7 क्रू मेंबर को इस जहाज को चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। टाइटैनिक उस समय में सबसे बड़ी और लग्जरियस जहाज थी, जिसकी लंबाई 269 मीटर और ऊंचाई लगभग 50 मीटर से भी ज्यादा थी। टाइटैनिक को बनाने के लिए उस समय में $7.5 मिलियन खर्च किए गए थे। अगर इसको आज के समय में देखा जाए तो यह राशि लगभग $400 मिलियन के बराबर होगी। अगर इस जहाज की सुविधा के हिसाब से देखा जाए तो टाइटैनिक को एक 5 स्टार होटल की तरह डिजाइन किया गया था। इसमें स्विमिंग पूल, लग्जरियस बाथरूम, 2 बड़े बड़े रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद थी। टाइटैनिक की खूबियां बताने के लिए पूरी दुनिया में मीडिया द्वारा प्रचारित किया गया था। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने दावा किया था कि यह जहाज अनसिंकेबल है, यानी कि जहाज कभी डूब नहीं सकती। टाइटैनिक में इसकी लंबाई के हिसाब से इसमें 16 कंपार्टमेंट बनाए गए थे। अगर किसी भी तरह से इसके 4 कंपार्टमेंट में पानी घुस जाए तो इस जहाज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। 10 अप्रैल 2012 को टाइटैनिक इंग्लैंड से रवाना होती है और उस समय उसको देखने के लिए करीब 1 लाख लोग आए थे। टाइटैनिक रवाना होने के 2 दिन बाद ही यानी 12 अप्रैल 2012 को इस जहाज को आइस वार्निंग मिलने लगी, क्योंकि न्यूयॉर्क के रास्ते में आइसबर्ग्स यानी कि बर्फ के पहाड़ मिलते हैं। समुद्र से गुजरने वाले जहाज रेडियो के माध्यम से अपने आसपास के जहाजों को बर्फ के पहाड़ों के बारे में सूचित करते रहते हैं और सावधान होने के लिए चेतावनी देते हैं। इस वार्निंग के बाद टाइटैनिक अपना रास्ता तो बदलती है, लेकिन अपने जहाज की स्पीड को कम नहीं करती और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती जाती है। 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल 2012 को बाकी जहाज द्वारा बर्फ के पहाड़ होने की टाइटैनिक को लगभग 7 बार चेतावनी दी गई, लेकिन टाइटैनिक के कैप्टन और उनके मेंबर द्वारा इस चेतावनी को इग्नोर कर दिया जाता है और वह टाइटैनिक की स्पीड को कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। उस दिन की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि चांद बादलों से बाहर ही नहीं आया था और रात और भी ज्यादा काली हो गई थी। हर एक जहाज के आगे की तरफ थोड़ी सी ऊंचाई पर एक लुक पॉइंट होता है, जिस पर बैठकर आगे का रास्ता देखा जा सकता है। लुक पॉइंट पर बैठकर ठंड का सामना करना और आगे देखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हवा इतनी ज्यादा तेज चलने लगती है जिससे आंखों में आंसू निकलने लगते हैं और कुछ भी आगे का साफ दिखाई नहीं देता। रात के करीब 11:39 पर फैब्रिक नाम का एक मेजर लुक पॉइंट पर बैठा हुआ था और अचानक से उसको एक बर्फ का बड़ा सा पहाड़ दिखाई देता है और जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सकें। और फिर फोन उठाता है और फोन कॉल करता है नीचे बैठे ऑफिसर्स को और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारे सामने एक आइसबर्ग है, जहाज को जल्दी से मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम इस निर्देश को सुनते हैं और इंजन रूम में बैठे ऑफिसर को निर्देश करते हैं कि जल्दी से जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मोड़ दिया जाए, लेकिन अफसोस की बात तब तक काफी देर हो चुकी थी। रात के करीब 11:40 पर टाइटैनिक बर्फ के पहाड़ से दाईं ओर से टकरा जाता है। यह बर्फ का पहाड़ कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि फुटबॉल के फील्ड जितना बड़ा था और इसका वजन लगभग 1.5 मीट्रिक टन से भी ज्यादा था। बर्फ के उस पहाड़ से टाइटैनिक जहाज करीब 10 सेकंड तक रगड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है, लेकिन तब तक टाइटैनिक के अंदर छोटे छोटे होल हो गए थे। बर्फ के पहाड़ की टक्कर के बाद कैप्टन स्मिथ यह जानने की कोशिश करते हैं कि जहाज को कितनी चोट पहुंची है और जांच करने के बाद उनको पता चलता है कि कभी न डूबने वाला टाइटैनिक जहाज अब डूब जाएगा और इसको डूबने से बचाया नहीं जा सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस जहाज के अंदर 16 कंपार्टमेंट्स थे, जिसमें से अगर 4 में पानी भर जाए तो जहाज को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन टकराव के कारण इस जहाज के 6 कंपार्टमेंट में पानी भर गया था, जिसका सीधा मतलब था कि इस जहाज को डूबने से बचाया नहीं जा सकता। टकराव के ठीक 20 मिनट बाद यानी कि 12 बजे डिस्ट्रिक्ट कॉल करना शुरू कर दिया गया था और बाकी के लोग रॉकेट और पटाखे छुड़ाने लगे कि अगर कोई भी आसपास जहाज हो तो बचाव के लिए आ सके। 12:20 पर आरएमएस कारपेथिया नाम के एक जहाज के पास इसका सिग्नल पहुंचा, जो टाइटैनिक से लगभग 137 किलोमीटर दूर था। सिग्नल को पाते ही उसने अपना रास्ता टाइटैनिक की तरफ मोड़ लिया, लेकिन टाइटैनिक जहाज तक पहुंचते पहुंचते उसको 3 से 4 घंटे लग जाते। 12 बजे के बाद से लाइफ बोट, जो जहाज में आपातकालीन सेवा के लिए रखी जाती है, जिसकी मदद से यात्री को टाइटैनिक से बाहर निकालना शुरू कर दिया जाता है। प्रोटोकॉल के तहत सबसे पहले औरतों और बच्चों को लाइफ बोट में बिठाया जाता है, लेकिन पैसेंजर के अंदर अभी भी इस बात का विश्वास था कि जहाज पहाड़ से टकराया जरूर है, लेकिन यह डूबेगा नहीं। पहली बार में 65
लोगों की कैपेसिटी वाली लाइफ बोट में केवल 28 लोग ही सवार हुए थे। 1 बजे के बाद जहाज के आगे वाला हिस्सा डूबने लगा और पीछे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिसकी वजह से जहाज के अंदर चारों तरफ हड़बड़ी मच जाती है और अब लोग लाइफ बोट में चढ़ने के लिए भाग दौड़ करने लगते हैं। उस समय टाइटैनिक के पास कुल 20 लाइफ बोट ही थी, जिसमें कि 1200 से ज्यादा लोग आराम से जा सकते हैं, लेकिन 2200 लोगों में से लगभग 700 लोगों को ही निकाला जा सका और आखिरी लाइफ बोट 2:05 पर रवाना हुई और जिसके बाद 2:20 पर टाइटैनिक बीच में से टूट गया और कभी न डूबने वाला टाइटैनिक जहाज मात्र 3 घंटों में डूब गया। जो लोग तैरना जानते थे वह सभी लोग पानी में कूद गए, लेकिन पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री होने से वह सभी ठंड की वजह से मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि कैप्टन स्मिथ जहाज के साथ ही डूब गए और कुछ लोगों का मानना है कि वह खुद को गोली मार लिए। लगभग 3:30 पर कार्पेथियस जहाज वहां पर पहुंचता है और लाइफ बोट में निकाले गए करीब 705 यात्रियों को वह जहाज बचा लेता है। टाइटैनिक जहाज के डूबने के काफी सारे कारण थे, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि टाइटैनिक के टकराने के ठीक 1 घंटे पहले SS कैलिफोर्निया जहाज ने ही टाइटैनिक को आइसबर्ग्स होने की सूचना दी थी, जो उस समय उससे केवल 37 किलोमीटर ही दूर था। लेकिन कैलिफोर्निया ने सूचना देने के बाद 11:15 पर अपना रेडियो ऑफ कर दिया था और जब टाइटैनिक पर रॉकेट उड़ाए जा रहे थे तो कैलिफोर्निया के मेंबर्स ने इस बात की सूचना अपने कैप्टन को दी कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कैप्टन ने यह कहकर मना कर दिया कि उसमें अमीर लोग हैं और वह सभी पार्टी कर रहे हैं। अगर उस रात कैलिफोर्निया के कैप्टन लॉर्ड ने इन रॉकेट्स और फ्लेयर को सीरियस लिया होता तो टाइटैनिक में मौजूद काफी लोगों की जान बचाई जा सकती थी। टाइटैनिक जहाज में लगभग 35 से 40 लाइफ बोट रखी जानी चाहिए थी, लेकिन केवल 20 लाइफ बोट को ही टाइटैनिक जहाज में रखा गया था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि टाइटैनिक तो एक ना डूबने वाला जहाज है, तो हमको इतनी सारी लाइफ बोट की क्या जरूरत। कैप्टन द्वारा सेफ्टी स्टैंड को बार बार इग्नोर किया गया, लगातार रास्ते में आइसबर्ग होने की सूचना को इग्नोर किया गया और चेतावनी के बाद भी जहाज की स्पीड को कम नहीं किया गया। कुछ जानकारों का मानना है कि टाइटैनिक व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा कैप्टन पे दबाव बनाया गया था कि जहाज की स्पीड को कम नहीं किया जाए, क्योंकि अभी तक का सबसे महंगा जहाज है और जल्दी पहुंचाने के मामले में जितनी भी जहाज थी टाइटैनिक उन सभी का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था। टाइटैनिक जहाज को ढूंढने में लगभग 75 साल लग गए। सितंबर 1985 में टाइटैनिक को पूरी तरह से लूट लिया गया, जो कि समुद्र की सतह से लगभग 4 किलोमीटर नीचे था और जो कि 2 टुकड़ों में बटा हुआ था और जिसकी बीच की दूरी लगभग 600 मीटर थी। समय समय के साथ टाइटैनिक के मेटल तितर बितर होने लगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 के आते आते टाइटैनिक के पुर्जे पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।